ध्यान देना यहां पे, in this session we are starting with this topic, insolvency and bankruptcy code 2016. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ध्यान देना, अब ये जो टॉपिक है, ये जो कोड है, इट इज कॉमनली एप्लीकेबल फॉर बोथ लेवल स्टूडेंट, सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल। सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। तो ये सेशन में आई विल बी एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ लेवल, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल। एक बात समझ लो कि दोनों के सिलेबस में डिफरेंस क्या है। एग्जीक्यूटिव आपको सिर्फ एक ओवरव्यू गिवन है, ओनली an overview of insolvency and bankruptcy code 2016 is given in your syllabus, and as far as professionals are concerned, यहां पे आपको पढ़ना रहेगा in depth, insolvency and bankruptcy code आपको पढ़ना रहेगा in depth। एग्जीक्यूटिव में ये जो टॉपिक है it will cover around 15 marks, ठीक है, it will cover around 15 marks for executive, and professional में it will cover around 150 marks है। हाँ बेटे, it will cover around your 150 marks। वो कैसे सर? देखो, तो ये जो कोड है IBC 2016 आपको दो सब्जेक्ट्स में कवर्ड है। It is being covered in your corporate restructuring part 2, और अगर आप लोगों ने ऑप्शनल पेपर लिया है इंसॉल्वेंसी लॉज एंड प्रैक्टिस का, ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑप्शनल पेपर लिया है इंसॉल्वेंसी लॉज एंड प्रैक्टिसेस वाला, तो वहां पे आईबीसी कवर करता है फुल 100 मार्क्स। सीआर पार्ट 2 में आईबीसी कवर करता है 50 मार्क्स along with some other minute topics, ठीक है। फाइनल वाले ध्यान देना एक बार, आईबीसी को पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 सेशन एक ओवरव्यू दिया जाता है अबाउट दी आईबीसी, और वो ओवरव्यू क्लासेस में वी ट्राई टू कवर ऑल दी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अंडर आईबीसी 2016, एंड वंस वी गेट ओवर दिस ओवरव्यू, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर फ्रॉम योर आईसीएसआई मॉड्यूल एज गिवन इन योर आईसीएसआई मॉड्यूल। एग्जीक्यूटिव वाले ओवरव्यू विल सर्व योर पर्पस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले ओवरव्यू विल सर्व योर पर्पस। तो एग्जीक्यूटिव के लिए दिस क्लास, दिस टॉपिक विल मेनली बी कवर्ड इन 2 to 3 क्लासेस, एंड प्रोफेशनल्स वालों के लिए दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट 25 to 30 क्लासेस, ठीक है, इन नेक्स्ट 25 to 30 क्लासेस, ठीक है। चलो, तो अब इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल वाले ये ओवरव्यू देने के बाद, ये ओवरव्यू क्लासेस अटेंड करने के बाद आप डायरेक्टली
अगर आप इंसॉल्वेंसी लॉज इन प्रैक्टिस बुक रेफर करें तो वहां पे आप डायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं एज पर योर आईसीएसआई मॉड्यूल। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने ये टर्म सुना है पहले, इंसॉल्वेंसी? क्या पढ़ रहे सर? सर हम पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। मुझे एक बात बताओ, क्या ये टर्म सुना है तुम लोगों ने पहले? क्या ये वर्ड सुना है पहले, इंसॉल्वेंसी? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंसॉल्वेंसी? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंसॉल्वेंसी? सुना है क्या पहले? अच्छा बताओ, क्या होता है बच्चों इंसॉल्वेंसी? ओके, देखो इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स, इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स मतलब यहां पे फाइनेंशियल अफेयर्स है। ठीक है, वो वाला अफेयर्स नहीं जो आप समझ रहे हैं। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर the total liabilities of a person exceeds, लिखते चलना मेरे साथ, insolvency is a state of affairs where the total liabilities of a person exceeds its total assets, exceeds its total assets। ठीक है सर, और it is a situation when a person fails to pay, it is a situation when a person fails to pay his or her debts as and when they arises, ठीक है, तो क्या बोला सर ने इंसॉल्वेंसी के लिए? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स where the total liabilities of any person exceeds its total assets, or it is a situation when a person fails to pay his debts as and when they arises। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे ना वर्ड यूज किया ना पर्सन, यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया पर्सन, यहां पे पर्सन का मतलब वही है जो तुम लोगों ने पढ़ा अंडर सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो वहां पे तुमने पर्सन के डेफिनेशन में किन किन लोगों को इंक्लूड किया था? सर इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया था, कंपनी को इंक्लूड किया था, पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड किया था, एलएलपी को इंक्लूड किया था, ट्रस्ट को इंक्लूड किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंक्लूड किया था। यस और नो? यस सर। तो मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये जो डेफिनेशन है इट विल रिमेन कॉमन, दिस डेफिनेशन विल रिमेन कॉमन फॉर ऑल? आंसर इज यस। तो इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर द टोटल लायबिलिटीज ऑफ एनी पर्सन एक्सीड्स इट्स टोटल एसेट्स, or it is a situation when a person fails to pay his or her debts as and when they arises। ठीक है सर। अच्छा सर बैंकरप्सी क्या होता है तो समझो, यहां पे इंसॉल्वेंसी के केस में देखो, इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, एंड इंडिविजुअल में बिकम इंसॉल्वेंट, अ फर्म में बिकम इंसॉल्वेंट, अ फर्म में बिकम इंसॉल्वेंट, और अ कंपनी में बिकम इंसॉल्वेंट, और एलएलपी
any LLP may become insolvent or any other body corporate. यहां पे BC का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, LLP और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, they all can go insolvent or they all can become insolvent. कब? When their total assets exceeds their total liabilities. When their total assets exceeds their total liabilities. ठीक है। अब अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या? अब अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या आगे? क्या अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो आगे क्या करना है सर? आगे every possible effort is required to be made. ये कॉमन है दोनों के लिए ना। Possible effort is required to be made to treat the insolvency. अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो every possible effort is required to be made to treat the insolvency of such person or to revive or rehabilitate the business of such person, or to revive or rehabilitate the business of such person. ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन अगर रिवाइवल पॉसिबल ना हो तो, अगर वो पर्सन का इंसॉल्वेंसी स्टेटस का रिवाइवल पॉसिबल ना हो तो, या उसका रिहैबिलिटेशन पॉसिबल ना हो तो, नहीं है पॉसिबल, नहीं सर, तो वो सिचुएशन में अगले स्टेप पे चलो। अगर वो कंपनी था, कंपनी इंसॉल्वेंट हुआ, एवरी पॉसिबल एफर्ट हैज बीन मेड टू रिवाइव बिजनेस ऑफ कंपनी, बट इवन आफ्टर मेकिंग adequate efforts, even after making all the adequate efforts or even all the adequate initiatives, revival of such company's business is not possible. तो भाई उन सिचुएशंस में कंपनी चला जाएगा किसमें? लिक्विडेशन में। किसमें चला जाएगा बच्चों? लिक्विडेशन में। और अगर वही इंडिविजुअल हुआ तो, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हुआ, एवरी पॉसिबल एफर्ट हैज बीन मेड टू रिवाइव द बिजनेस ऑफ सच इंडिविजुअल, बट स्टिल रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल, तो इंडिविजुअल चला जाएगा बैंकरप्सी प्रोसेस में। अच्छा, तो सर कंपनी के लिए जो काम लिक्विडेशन प्रोसेस में होता है, इंडिविजुअल के लिए वही काम बैंकरप्सी प्रोसेस में होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऑल दी एसेट्स ऑफ द कंपनी विल बी रियलाइज्ड, है ना, और एसेट्स रियलाइज करके जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है उससे डेप्ट ऑफ द कंपनी विल बी पेड, इन द सेम मैनर बैंकरप्सी प्रोसेस में भी क्या होगा? ऑल दी एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल विल बी रियलाइज्ड, और उन एसेट्स को रियलाइज करके जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है, दैट अमाउंट विल बी यूज्ड टू रीपे द डेब्ट्स, ऑफ सच इंडिविजुअल। अच्छा, तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये जो टर्म है इंसॉल्वेंसी, this term can be used for both the types of assessee, individual, firm, ठीक है, as well as
बोलो बोलो, कंपनी एंड एलएलपी एज वेल एज कंपनी एंड एलएलपी। हाँ सर, लेकिन जो बैंकरप्सी टर्म है सर, अभी से ध्यान रख लो, लेकिन जो बैंकरप्सी टर्म है सर, बैंकरप्सी टर्म कैन बी यूज ओनली इन रेफरेंस टू एनी इंडिविजुअल। बैंकरप्सी टर्म जो है सर, इट कैन बी यूज ओनली इन रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल। मतलब सर, अ कंपनी कैन नेवर बिकम बैंकरप्ट। यस, अ कंपनी कैन नेवर बी बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट हमेशा इंडिविजुअल होगा। और कंपनी का क्या होता है बच्चों, और कंपनी का क्या होता है, लिक्विडेशन। तो मुझे बताओ पहले तो, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? क्या आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंसॉल्वेंसी इज अ वे एंड बैंकरप्सी इज द डेस्टिनेशन, ऐसा बोल सकते हो। इन द सेम मैनर, इंसॉल्वेंसी इज अ वे एंड लिक्विडेशन कैन बी द डेस्टिनेशन। इफ द रिवाइवल ऑफ कंपनी इज नॉट पॉसिबल, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगा, इंडिविजुअल बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएगा। हाउएवर, लिक्विडेशन प्रोसेस में जो स्टेप्स कैरी आउट किए जाते हैं, बैंकरप्सी प्रोसेस में भी सेम स्टेप्स विल बी कैरिड आउट। बैंकरप्सी प्रोसेस में भी सेम स्टेप्स विल बी कैरिड आउट। इज इट क्लियर? ओके, अब सर आगे देखो, आगे तुमको टर्म यूज किया गया है कोड। सर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट है, क्यों नहीं है? सर आपने यहां पे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्यों लिखा सर? कोड का क्या मतलब होता है सर? कोड का क्या मतलब होता है सर? तो ध्यान देना, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड देखो बेटा कब आया, इन 2016। तो 2016 से पहले, 2016 से पहले का सिनेरियो अपन को समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टर्म कोड। 2016 से पहले देखो, 2016 से पहले एज फार एज इंडिविजुअल्स वर कंसर्न, इंडिविजुअल्स के लिए 5 डिफरेंट एक्ट्स हुआ करते थे। 5 different acts which were dealing with the subject matter, of insolvency एंड बैंकरप्सी। समझ रहे हो क्या? देयर वर 5 डिफरेंट एक्ट्स फॉर इंडिविजुअल्स विच वर डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। मतलब सर अगर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल जो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, अगर गलती से वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसको 5 एक्ट के तहत, 5 एक्ट्स के तहत पनिश किया जा सकता है। ठीक है, 5 एक्ट्स के तहत पनिश किया जा सकता है। उसको डिफरेंट अथॉरिटीज के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। उसको सेम गलती के लिए बार बार थप्पड़ मारा जा सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पर्सन इतना हताश, निराश, परेशान हो जाएगा। मान लो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एंड हम लोग पढ़ते हुए आए, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, बिजनेस ऑलवेज हैव अनसर्टेनिटी। ठीक है, बिजनेस ऑलवेज हैव अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी एंड रिस्क एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ बिजनेस। कोई श्योरिटी होता है क्या बिजनेस चलने का? नहीं सर। इन केस मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मेरे को घेरने के लिए ये 5 डिफरेंट एक्ट्स।
मेरे को घेरने के लिए ये 5 डिफरेंट एक्ट्स, 5 डिफरेंट अथॉरिटीज, दुनिया भर के प्रोविजंस। अरे मेरा दिमाग इतना घूम जाने वाला है, मुझे समझ नहीं आएगा कि एग्जिट मारू तो मारू कैसे। मेरी हालात या मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी जाती थी, इतनी ज्यादा खराब कर दी जाएगी दैट आई विल नेवर थिंक टू स्टार्ट एनी अदर बिजनेस अगेन। आई विल नेवर थिंक टू स्टार्ट एनी अदर बिजनेस अगेन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो बहुत गड़बड़ सिचुएशन था सर। इस तरीके से तो मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम एनी बिजनेस, मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम एनी बिजनेस इन इंडिया would be a very difficult task, would be a very difficult task। एक तो एंट्री करना बहुत मुश्किल है, हमारे यहां पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है which support any business मॉडल। ऊपर से एग्जिट भी डिफिकल्ट है, एंट्री भी डिफिकल्ट है, एग्जिट भी डिफिकल्ट है। मैं ये बात कर रहा हूं प्री आईबीसी सिनेरियो की। एंट्री भी डिफिकल्ट है, एग्जिट भी डिफिकल्ट है। तो क्या कोई बिजनेस करने का सोचेगा? आंसर इज नो। क्या फॉरेन कंपनीज आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करेगी? आंसर इज नो। मैं तुमको बताता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया was ranked 149th out of 180 countries before IBC, before implementation of IBC 2016। 149th नंबर हुआ करता था इंडिया का इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स। इन दिस सिमिलर मैनर अगर हम लोग कंपनीज की बात करें, तो कंपनीज के लिए 4 एक्ट हुआ करता था, कंपनीज के लिए 4 एक्ट हुआ करता था which were dealing with the provisions of insolvency। तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि अगर किसी कंपनी को भी बंद करना है, अगर कोई बिजनेस बंद करना है, तो उनको ये चारों एक्ट्स का कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और चारों एक्ट्स के अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज के सामने, चारों एक्ट्स के अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उन अथॉरिटीज के प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा, उन अथॉरिटीज के प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एग्जिट ऑफ सच कंपनीज विल बिकम, as a result of which exit of such company become a very difficult task, ठीक है। तो टोटल 9 एक्ट्स dealing with the provisions of insolvency and bankruptcy, for both इंडिविजुअल एंड कंपनी। यहां पे मैं इंडिविजुअल में फर्म को भी इंक्लूड कर रहा हूं एंड कंपनी में मैं एलएलपी को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो क्यों ना सर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए, क्यों ना सर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए जाए जो दोनों असेसी को एड्रेस करे, इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, प्लस एक यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए, एक यूनिफॉर्म एक्ट बनाया जाए। उस एक्ट का कंप्लायंसेस किया
तो नो अदर कंप्लाइंसेज अंडर एनी अदर एक्ट वुड बी रिक्वायर्ड। क्यों ना सर ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाए। और सर अगर ऐसा अरेंजमेंट किया गया तो मेकिंग एन एग्जिट फॉर एनी कंपनी विल बिकम वेरी इजी। एंड इफ मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम एनी कंपनी या फॉर एनी कंपनी बिकम्स इजी, या मान लो कि जो टाइम लिमिट चाहिए टू मेक एन एग्जिट, अगर वो टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया जाए, तो दैट पर्सन कैन इवन थिंक ऑफ इनिशिएटिंग और स्टार्टिंग एनी अदर बिजनेसेस, बात समझ में आ रहा है क्या? तो भाई इन 9 एक्ट्स के प्रोविजंस को सबस्यूम किया गया बाय फॉर्मिंग अ सिंगल कोड। यही तो डिफरेंस होता है कोड और एक्ट में, कि एक्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, एक्ट जो है स्पेसिफिक है, ठीक है, एंड कोड में इंक्लूड वेरियस सब्जेक्ट्स मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी इज गिवन इन द एलएलपी एक्ट। प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज गिवन अंडर दी पार्टनरशिप एक्ट। यस और नो? यस सर। क्यों ना उन सभी प्रोविजंस को एक साथ एक ही एक्ट के अंदर सबस्यूम कर दिया जाए, एक साथ और एक ही एक्ट के अंदर सबस्यूम कर दिया जाए, और जब भी ऐसा होगा तब वहां पे कोड बनेगा, Is it clear? And thus we got insolvency and bankruptcy code 2016, and thus we got insolvency and bankruptcy code 2016। तो सर यहां पे अभी तक जो इंफॉर्मेशन आपने डिस्कस किया, इस कोड में हम लोग दोनों असेसीज को कवर करेंगे, इंडिविजुअल एज वेल एज नॉन इंडिविजुअल। तुम लोगों ने जीएसटी के बारे में पढ़ा होगा ना, 1 नेशन 1 टैक्स। तो अभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को भी तुम ऐसे बोल सकते हो, 1 नेशन 1 लॉ फॉर डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। और तुमको मालूम है ये कोड आने के बाद, अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया का जो रैंकिंग था ग्लोबल इंडेक्स में इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट वाज 149th। तो इंडिया का रैंकिंग है 64th। फिर तुम लोगों ने यह भी सुना होगा, लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, तो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट ऑफ कंपनी पढ़ा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग कंपनीज एक्ट 2013 इज टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड introducing Companies Act 2013 is to promote good governance and to facilitate ease of doing business, क्योंकि जितना इजी होगा इंडिया में बिजनेस करना, उतना ज्यादा फॉरेन कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट ल्यूक्रेटिव होगा। यस नो? यस सर। तो एक और चीज मैं तुमको बताता हूं, अभी कंपनीज एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट्स आए या जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उन अमेंडमेंट्स आने के पीछे, ठीक है, वो अमेंडमेंट्स आने के पीछे जो एक फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिससे
जिससे बिजनेस में एंट्री करना भी इजी हो एंड एग्जिट मारना भी इजी हो। तभी तो तुम लोगों ने अगर सुना हो कि नाउ अ कंपनी विथ इवन 0 कैपिटल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। जो रिक्वायरमेंट पहले 1 लाख या 5 लाख हुआ करती थी, अभी वो 0 हो गया है। क्यों? सो दैट एनीवन कैन इनिशिएट और इनकॉर्पोरेट अ कंपनी in order to start their businesses. Is it clear? और मैं तुमको देखो इसका एक बहुत बड़े एग्जांपल भी देता हूं। अभी सेशन में जितने भी लोग बैठे हुए हो, मुझे बताओ, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएस आप लोग क्या करने वाले हो? आफ्टर कंप्लीटिंग सीएस क्या करने वाले हो? सर आपका जवाब रहेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग एन सीएस वी वांट अ जॉब, गुड जॉब इन एनी बिग कंपनी। 90% लोगों से पूछ लो तो 90% लोग क्या बोलते हैं कि सर जॉब करना है। देखो स्टूडेंट का जवाब आया जॉब या प्रैक्टिस, जॉब या प्रैक्टिस। तो पहले प्रेफरेंस तो तुमने जॉब को दिया। बाकी लोग मान लो कि तुम सब सीएस बन गए और तुमको सीएस बनते ही कैंपस रिक्रूटमेंट में तुम सभी को 7,20,000 से ऊपर का पैकेज लगा, तो क्या करोगे बेटा? जॉब करोगे सब लोग? सभी लोग जॉब करोगे? हाँ अच्छा, सभी लोग जॉब करेंगे। अब तुम समझो, अपना जो कंट्री है ना, अपना जो देश है ना, इसका प्रॉब्लम ही यही है। 90% लोगों को जॉब चाहिए। अबे यार तुमको जॉब चाहिए, मुझे एक बात बताओ, जॉब क्रिएट कौन करेगा? 90% लोगों को जॉब चाहिए। मैं तो बोलता हूं 95% लोगों को जॉब चाहिए। इसका मतलब जानते हो कि 95% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन या यूथ पॉपुलेशन आर जॉब सीकर्स। हमको जॉब चाहिए, लेकिन अगर तुम सेम एस्पेक्ट अगर कंसीडर करते हो यूएसए इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, यूएसए। तो तुम जाकर ये चेक करो यूएसए में, वहां पे पीपल यूज टू प्रिफर बिजनेस ओवर जॉब। दे यूज टू प्रिफर बिजनेस ओवर जॉब। तो अपने देश में जॉब सीकर्स ज्यादा है देन दी जॉब क्रिएटर्स। यूएस जैसे कंट्री में तुमने कभी ऐसा सुना है क्या कि कोई पर्सन यूएस गया फॉर फाइंडिंग अ सुटेबल जॉब, उसको जॉब नहीं मिला वहां पे? कभी ऐसा सुना है? कभी ऐसा सुना है? हम लोग यूएस जाते हैं जॉब के लिए, हम लोग कनाडा जाते हैं जॉब के लिए। कभी ऐसा सुना है कि यूएस से कोई पर्सन आ रहा है इंडिया जॉब के लिए? बहुत कम। जो मतलब एक बड़ी हाईली स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन है वो आ सकते। एक नॉर्मल पर्सन इंडिया आएगा क्या जॉब के लिए? नहीं आएगा सर। तो प्रॉब्लम ही यही है, यूएस में जॉब क्रिएटर्स ज्यादा है, हमारे यहां पे जॉब सीकर्स ज्यादा है। अब वहां पे जॉब क्रिएटर्स ज्यादा क्यों है? वाई पीपल प्रीफर बिजनेस ओवर द जॉब? रीजन बीइंग कि वहां के जो लॉज हैं, वहां का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ज्यादा सपोर्टिव है एज कंपेयर टू द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये जो तुम सभी ने जॉब 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 बोला ना, ये तुमने नहीं बोला है, ये तुमने नहीं बोला है। ये वो चीजें हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो हमारे सोसाइटी में चली हुई आ रही हैं ओवर लास्ट मेनी ईयर्स। तुमको अगर याद हो, व्हेन यू यूज्ड टू बी ए किड, योर पेरेंट, सबके पेरेंट्स ऐसा बोला करते थे, या तुमको भी पेरेंट्स ने कहा होगा कि बेटा अच्छे से पढ़ो, कोई अच्छा क्वालिफिकेशन लो, कोई अच्छा डिग्री लो, और डिग्री लेकर के कोई बढ़िया सा जॉब पकड़ के सेटल हो जाओ। क्या बोला? कोई बढ़िया सा जॉब पकड़ के सेटल हो जाओ। पर अगर इसमें कोई बच्चा बोल देवे ना कि मेरे को जॉब वॉब नहीं करना है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को जॉब वॉब समझ में नहीं आता, आई विल डू बिजनेस, तो फिर क्या होगा? उस बच्चे का अच्छे से स्वागत किया जाएगा,
पहले पेरेंट्स स्वागत करेंगे, फिर रिलेटिव स्वागत करेंगे, फिर आस पड़ोस वाले स्वागत करेंगे, फिर फ्रेंड स्वागत करेंगे। स्वागत करने का मतलब समझ रहे हो? यस। इतना परेशान, इतना लाचार उसको कर दिया जाएगा कि वो अगर बिजनेस करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। जितने भी स्टूडेंट ने बोला ना जॉब, ये तुमने नहीं बोला है, ये वो टीचिंग्स हैं, ये वो प्रीचिंग्स हैं जो तुम्हारे अंदर डाली गई हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मालूम है ऐसा क्यों? मालूम है ऐसा क्यों? जिन जिन भी लोगों ने तुम्हें ऐसा कहा कि जॉब प्रेफर करो देन द बिजनेस, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ऐसा देखा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ऐसा पाया कि यार बिजनेस करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जॉब। बिजनेस करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जॉब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अगर सभी लोगों को जॉब चाहिए, अगर सभी लोग जॉब सीकर्स हैं, तो जॉब क्रिएटर्स कौन होंगे? और जब तक जॉब क्रिएटर्स नहीं होंगे तब तक दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व। इंडिया इज अ कंट्री विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। इंडिया इज अ कंट्री विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलता हूं कि जब भी कोई स्टूडेंट 6th 7th 8th क्लास में होता है ना, तो जब हम उसको हिस्ट्री पढ़ा रहे, सिविक्स पढ़ा रहे, सोशल साइंस पढ़ा रहे, वो स्टूडेंट को 6th क्लास से ही एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वो स्टूडेंट को 6th क्लास से ही एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योरर्स होंगे, जितने ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होंगे, उतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुड बी क्रिएटेड। उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुड बी क्रिएटेड। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि सर बिजनेस तो तब करे ना जब बिजनेस सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, जब ऐसे लॉज हो, ऐसे रूल्स हो, रेगुलेशंस हो जो बिजनेस को सपोर्ट करते हो। सर बात समझ में आना है क्या? बात समझ में आना है क्या? तो इट इज वन ऑफ द एक्ट। और इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज टेकिंग एन नंबर ऑफ अदर इनिशिएटिव्स आल्सो। गवर्नमेंट हैज टेकन एन नंबर ऑफ अदर इनिशिएटिव्स आल्सो टू सपोर्ट एंड प्रमोट द बिजनेस इन इंडिया। अब तो फंडिंग्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाता है, फिर गवर्नमेंट काफी सब्सिडीज भी अवेलेबल करवा रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने इन नियर फ्यूचर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इज वन ऑफ सच मेजर इनिशिएटिव्स, जिसके थ्रू भी तुम देखोगे कि कितने नए स्टार्टअप्स ने कितना अच्छा काम किया है इन द पास्ट 3 to 4 years। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आई होप कि जो एक स्मॉल बैकग्राउंड था ना इस कोड का, वो तुम सबको क्लियर है। यहां तक सबको चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल, यहां तक सभी को चीजें क्लियर हैं? देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे हैंड रिटन नोट्स फ्लैश हो रहा है। आपको सेशन बाय सेशन ये हैंड रिटन नोट्स, जहां मतलब इन हैंड रिटन नोट से मैं जितना जितना पढ़ाते जा रहा हूं इन एवरी सेशन, आपको उतना उतना कॉपी करना रहेगा। ठीक है? फाइनल वाले एज वेल एज एग्जीक्यूटिव वाले। एग्जीक्यूटिव वाले ये जो हैंड रिटन नोट्स 30 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स है, तो इसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड एज फार एज योर एग्जीक्यूटिव सिलेबस इज कवर्ड। एंड फाइनल वाले इट्स एन ओवरव्यू। ठीक है, इट्स ओनली एन ओवरव्यू। इसके बाद चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जहां पे हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। चलो आ जाओ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। देखो क्या बोला, दिस कोड कंटेन्स द प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट एक्ट्स सो एज टू अक्यूमुलेट देम। मैंने बोला था 9 डिफरेंट एक्ट्स को सबस्यूम किया गया बाय फ्रेमिंग अ कोड so as to accumulate them under one roof if the subject matter is
insolvency or bankruptcy. If the subject matter is insolvency or bankruptcy. It not only include the provisions for companies, but also for individuals, LLP, etc. And with this, now one can refer only to insolvency and bankruptcy code rather than referring n number of different acts. अगर बात इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी की होगी तो एक ही कोड को रेफर किया जाएगा rather than referring n number of other acts. ठीक है, it was introduced as earlier. The process of winding up would take years for completion under this act. It is पुराने जमाने में जब ये कोड नहीं हुआ करता था तो कंपनीज के वाइंडिंग अप प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए सालों लग जाया करते थे, लेकिन ये कोड आने के बाद इतना इंश्योर किया गया दैट द एंटायर वाइंडिंग अप प्रोसेस विल बी कवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, यहां पे 180 है ना, यहां पे 180 है ना, तो इसको अभी 330 कर लेना, जब लिखोगे तो इसको 330 कर लेना. The entire process would be carried out within a period of 330 days. And ultimately, it provides ease of doing business. Ultimately, in India. Is it clear? Ultimately, it has provided ease of doing businesses in India. चलो, फिर एक छोटा सा डिफरेंस तुमको दिया हुआ है एक्ट और कोड के बीच. एक्ट जो होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, सिर्फ एक ही, लेकिन कोड में इंक्लूड द प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स. ठीक है, कोड विल इंक्लूड प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स. मैंने आपको पहले भी पुराने क्लासेस में भी एग्जांपल दिया है एक्ट एंड कोड के बीच में. नमकीन खाते हो ना, ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक टाइप की नमकीन खा लो. मान लो रतलामी सेव तुम लोगों ने परचेज किया, रतलामी सेव, दाल मोठ सबसे बढ़िया एग्जांपल है, दाल मोठ. और क्या टाइप्स होता है भाई? और खरीदोगे उस पैकेट, आलू सेव खरीदोगे उस पैकेट, मिक्सचर खरीदोगे, मिक्सचर नमकीन खरीदोगे, के भी कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ कितना सिंपल है. तो ये जो मिक्सचर नमकीन तुम लोगों ने खरीदा इसी को अपन कोड बोलेंगे, समझना है तो. ठीक है, ये जो मिक्सचर नमकीन तुम लोगों ने खरीदा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज कोड. यस, ओके. तो मैं बता रहा था तुमको कि अगर इंडिविजुअल तुम अगर नमकीन खरीदते हो तो क्या है बच्चों, ये एक्ट. मिक्सचर खरीदते हो सबका एलिमेंट रहेगा. तो कोड एक्ट इज वेरी मच स्पेसिफिक इन नेचर एंड कोड विल इंक्लूड द प्रोविजन एक्ट्स. कोड विल इंक्लूड द प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स. ठीक है, और देखो एक्ट को पढ़ते समय ध्यान देना, काफी बार हो सकता है कि एक्ट इज इनकम्प्लीट, काफी बार हो सकता है कि एक्ट इज इनकम्प्लीट, और उस एक्ट को समझने के लिए हमें दूसरे एक्ट्स को भी रेफर करना है. फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, तुम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, तो इनकम टैक्स एक्ट में एक ही सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हो भाई. इनकम टैक्स तुम लोगों ने पढ़ा, इनकम टैक्स लगाया जाएगा कंपनीज के ऊपर भी, ठीक है, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनीज को भी. लेकिन क्या कंपनीज डिफाइंड इनकम टैक्स एक्ट में? आंसर इज नो. कंपनीज का मीनिंग डिटरमाइन करना है तो करना ही पड़ेगा. तो हो सकता है ना एक को इंटरप्रेट करने के लिए अपन को दूसरा एक्ट भी रेफर करना पड़े, बट एज फार एज कोड इज कंसर्न, कोड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. अ कोड इज, चलो अब आगे आ जाओगे. इवोल्यूशन ऑफ दिस कोड, how this code has evolved over a period of time. It was introduced in the Lok Sabha on 21st of December 2015. Then
passed by the parliament, both houses, on May 2016. प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला ऑन 28th of May 2016. चलो, कंसेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. It is a state when a company or individual are not able to pay their debts and their value of assets are less than the value of liabilities. ठीक है, their value of assets are less than the value of liabilities and they are not able to pay their debts as and when they arises. ठीक है, जो ये टर्म है इंसॉल्वेंसी, ये कॉमन रहेगा कॉर्पोरेट्स के लिए एंड नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए. एंड इफ इंसॉल्वेंसी रिमेन्स अनट्रीटेड, तो अगर वो कॉर्पोरेट असेसी है, इट विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन. अगर वो नॉन कॉर्पोरेट असेसी है, दे विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ बैंक्रप्सी. कॉर्पोरेट के लिए लिक्विडेशन एंड नॉन कॉर्पोरेट के लिए बैंक्रप्सी. ठीक है, नोट लिख लेना यहां पे कि जो बैंक्रप्सी टर्म है, बैंक्रप्सी टर्म कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, अ कंपनी कैन नेवर बी बैंकरप्ट. ठीक है, एक कंपनी कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती. ठीक है सर, कोई भी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती. आओ आगे बढ़े. इंसॉल्वेंसी फॉलोइंग ट्रीटमेंट. अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ, मैंने आपको बताया, every possible effort will be made to revive the business, to rehabilitate the business of such assessee, whether the assessee is individual or non-individual. अब अगर रिवाइवल या रिहेबिलिटेशन पॉसिबल नहीं है, तो भाई अगर वो इंडिविजुअल था तो इंडिविजुअल चला जाएगा बैंकरप्सी प्रोसेस में. देन इंडिविजुअल था, कंपनी है, एलएलपी है, तो दे विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन. ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल दे विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन. नेक्स्ट, पर्पस बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ दिस कोड. ये कोड लाने की क्या जरूरत पड़ी, तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एक बार हम लोग पढ़ लेते. एज पर द प्रीएम्बल. बच्चों, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है एनी स्टेटमेंट विच डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स. प्रीएम्बल का मतलब होता है एनी स्टेटमेंट विच डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स. तो क्या बोला यहां पे? एज पर द प्रीएम्बल टू द कोड, द पर्पस ऑफ द कोड इज एज अंडर. पहला टू कंसोलिडेट, टू ऐड the provisions of different act that used to prevail before the introduction of this code, to consolidate and amend the laws regarding the insolvency resolution procedure. पुराने एक्ट्स के प्रोविजंस को कंसोलिडेट करना एंड एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को अमेंड करना, एंड ब्रिंगिंग इट अंडर अ कॉमन हेड. ठीक है, नेक्स्ट, टू फिक्स द टाइम पीरियड फॉर द एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, फॉर एग्जीक्यूशन होगा. टू फिक्स द टाइम पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ इन अ टाइम बाउंड मैनर. मैंने बताया इससे पहले वाइंडिंग अ प्रोसेस, इस कोड के आने से पहले वाइंडिंग अ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सालों लग जाते थे, बैंक्रप्सी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सालों लग जाते थे. बट नाउ इट कैन बी कंप्लीटेड इन अ टाइम बाउंड मैनर. कितना दिन? तो टाइम यहां पे स्पेसिफाई किया गया है कि मैक्सिमम 330 डेज में द एंटायर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड. हम लोगों ने पढ़ा ना कि इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दैट प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 330 डेज. बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? फिर अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, तो भाई इंडिविजुअल चला गया किसमें? बैंक्रप्सी में. कॉर्पोरेट चला गया किसमें? लिक्विडेशन में. तो इन दैट सिचुएशन एवरी पॉसिबल एफर्ट विल बी मेड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन.
अगर इंसॉल्वेंसी रिड्रेस नहीं हो सकता, अगर इंसॉल्वेंसी रिड्रेस नहीं हो सकता तो एवरी पॉसिबल एफर्ट विल बी मेड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू। तो फिर एसेट्स को बेचना पड़ेगा ना, एसेट्स को बेचना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन एवरी पॉसिबल एफर्ट विल बी मेड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन। उन एसेट्स में किसका इंटरेस्ट है? अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो एसेट्स में किसका इंटरेस्ट है बच्चों? क्रेडिटर्स का। एसेट्स में किसका इंटरेस्ट है? क्रेडिटर्स का। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, देन टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड एक चीज ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के आने से पहले जितने भी इंसॉल्वेंसी लॉज हुआ करते थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आने से पहले जितने भी बैंक्रप्सी कोड, जितने भी बैंक्रप्सी लॉज हुआ करते थे या इंसॉल्वेंसी लॉज हुआ करते थे, उनके लिए कहा जाता था कि वो जो लॉज थे वो ज्यादा फेवर किया करते थे क्रेडिटर्स को, वो ज्यादा प्रिविलेजेस दिया करते थे क्रेडिटर्स को। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को ड्राफ्ट किया गया, एवरी पॉसिबल एफर्ट हैज बीन मेड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, मतलब टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ डेटर्स एज वेल एज क्रेडिटर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट in order to regulate the provisions of this code, एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उस अथॉरिटी का नाम देखो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट अपन उसको बोलेंगे IBBI, IBBI। ठीक है, an authority has been constituted in the name of Insolvency and Bankruptcy Board of India for the purpose of regulating the provisions of this code, for the purpose of regulating the provisions of this code। उस अथॉरिटी का नाम क्या? उस अथॉरिटी का नाम क्या? यस, समझ गए तुम, BBI। नेक्स्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोड। कोड में ऐसा क्या है जो पुराने इंसॉल्वेंसी लॉज में नहीं हुआ करता? वाह, देखो, एक्ट में मल्टीपल अथॉरिटीज हुआ करती थी, मल्टीपल प्रोविजंस हुआ करते थे और मल्टीपल लफड़े भी हुआ करते थे। बट ये कोड आने के बाद सर एक ही अथॉरिटी है जिसके पास को प्रेजेंट किया जाएगा इन रिलेशन टू दी इंसॉल्वेंसी। अगर से रिलेटेड मैटर को प्रेजेंट विजुअल के लिए कौन बच्चों? DRT। DRT का मतलब सर डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल लिख लेना है इसको। बिफोर NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब एक ही अथॉरिटी, इसलिए बोला वन चेन अथॉरिटी। देन सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब एक ही जगह पे सारे काम हो जाने वाले, एक ही विंडो पे सारे अप्रूवल्स मिल जाने वाले, सारे काम हो जाने वाले। आपको डिफरेंट अथॉरिटीज, डिफरेंट ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू अथॉरिटी इन द नेम, a new authority, Insolvency and Bankruptcy Board of India has been established to regulate the provisions of this code. Establishment of utility, अब तुम समझो, ये बहुत जबरदस्त चीज है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, तुम समझना। मुझे एक बात बताओ, तुम में से कितने जनों ने रेलवे का टिकट बुक किया है आज तक? कितने लोगों ने रेलवे
से टिकट बुक किया है? हाउ मेनी ऑफ यू? बताओ फटाफट मुझे, कितने लोगों ने रेलवे से टिकट बुक किया है? हाँ, तो जब तुम रेलवे से टिकट बुक करते हो तो तुमको एक पीएनआर नंबर दिया जाता है, ठीक है? तुमको एक पीएनआर नंबर दिया जाता है और तुमको स्टेटस बताया जाता है कि वो कंफर्म है, आरईसी है या वेटिंग में है। राहुल तो ट्रेन में बैठा ही नहीं है, तो तुम सबसे पहले, ये क्लास को छोड़ो अभी, सबसे पहले तुम जाकर के किसी ट्रेन में बैठो राहुल, और एक लंबी यात्रा पे निकल जाओ। 2021 में वापस आना। राहुल, कैसे प्राणी हो तुम? तुमसे ज्यादा फीस चार्ज किया जाएगा अभी, देखो। हाँ तो जब तुमने बुकिंग किया तो तुमको एक पीएनआर नंबर दिया गया, तुमको एक पीएनआर नंबर दिया गया। अब वो जो पीएनआर नंबर है ना, वो पीएनआर नंबर से तुम अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हो कि वेदर योर सीट इज कंफर्म, वेटिंग, आरईसी, एज द केस में बी। मान लो कि आज मैंने टिकट बुक किया तो आज वेटिंग में, लेकिन जो मेरा डेट ऑफ ट्रेवलिंग है वो 15 दिन बाद है, तो 15 दिन बाद तक जाते जाते मान लो कि वो कंफर्म भी हो सकता है। यस, हो सकता है ऐसा? हाँ सर। अब मैं अपने बुकिंग स्टेटस को ट्रैक कर सकता हूं मैं अपने बुकिंग स्टेटस को ट्रैक कर सकता हूं सो एज टू डिसाइड कि ट्रैवलिंग डेट तक मेरा टिकट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आई विल नॉट ट्रैवल, आई विल चूज सम अदर ऑल्टरनेटिव्स, और कंफर्म हो गया तो आई विल ट्रैवल, है ना? तो रेलवे क्या करती है? एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करती है। रेलवे क्या करती है? एक सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करती है, और वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की मदद से वन कैन ट्रैक द इंफॉर्मेशन इन द सेम मैनर। देखो, जो वो सॉफ्टवेयर जो रेलवे यूज में लेती थी ना, जो टेक्नोलॉजी रेलवे यूज में लेती है, वो यहां पे भी इंट्रोड्यूस की गई। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस through which one can track the status of insolvency resolution process। मान लो कि एक कंपनी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में चली गई। अब कंपनी को पता करना है कि यार अभी और कितना टाइम लगने वाला है, अभी तक क्या क्या काम हो गया है, अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो पुराने एक्ट में ऐसे कोई अरेंजमेंट्स नहीं हुआ करते थे। अभी Insolvency Bankruptcy Code 2016 में such arrangements has been made through which one can track the status of insolvency resolution process. ठीक है, वही है क्या? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। देन नेक्स्ट, it is a comprehensive law for all the persons. चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो या कंपनी हो। ठीक है, नेक्स्ट, लेस टाइम कंज्यूमिंग। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड ये कोड आने के बाद इट हैज डन अवे विद द रिक्वायरमेंट्स टू फॉलो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज। इससे पहले, ये कोड आने से पहले, जो तुमको मल्टीपल लॉज में मल्टीपल प्रोविजंस, मल्टीपल अथॉरिटीज के सामने कंप्लाई करने पड़ते थे, अब वो सभी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गई है। ठीक है, देयर विल बी सिंगल लाइन ऑफ लॉ, सिंगल फ्रेम ऑफ लॉज, देयर विल बी अ सिंगल अथॉरिटी जिसके सामने यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर केस। आई होप ये क्लियर है सबको। स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोड खत्म हो जाए तो अब आ जाओगे अगले पार्ट पे, स्ट्रक्चर ऑफ द कोड पे। देखो, सबसे पहले दिस कोड इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। And the code has been divided into 5 parts consisting of 255 sections and 11 schedules। तो एक बार मैं तुमको बता दूं, फाइनल वाले
तुमको सिलेबस में एग्जीक्यूटिव वालों के मजे हैं अभी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वालों के मजे हैं। फाइनल वाले हो सारे के सारे सेक्शंस पढ़ने। So this code has been divided into 5 parts consisting of 255 sections and 11 schedules. अब देखो गिवन है पार्ट 1 to 3 है प्रिलिमिनरी, पार्ट 1 में सेक्शन 1 to 3 है प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट, पार्ट 2 में सेक्शन 4 से 77 तक जिसमें अपन बात करेंगे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट्स, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट्स। पार्ट 3 सेक्शन नंबर 78 से सेक्शन नंबर 187 तक, यहां पे अपन लोग बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म। तो सेक्शन 4 से 77 कंपनीज, सेक्शन 78 से 187 है 187, जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है। सेक्शन 78 टू 187 प्रोविजंस डीलिंग विद द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ individuals and partnership firm. Then part 4 section 188 से लेकर के 223 तक, it deals with the provisions relating to insolvency professional agencies and information utilities. ठीक है, insolvency professional agencies and information utilities। सर ये insolvency professional agencies क्या होती है सर? आपने इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के बारे में तो बता दिया सर, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस थ्रू विच वन कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। सर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या होती है सर, ये भी बता दो। तो देखो इस कोड में अपन क्या पढ़ने वाले बच्चों, इस कोड में अपन पढ़ने वाले हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब मुझे एक बात बताओ, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट कौन करेगा? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट कौन करेगा? तो इसका जवाब है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अच्छा, अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट कौन करेगा इस कोड में? तो वो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को कौन रेगुलेट करेगा इस कोड में? तो वो है बेटा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऐसा हिरार्की चल सकता है, सबसे ऊपर कौन आया? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अभी के लिए समझो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर दी पर्संस हु विल बी कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, हु विल बी कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। और तुमको मालूम है कौन होते हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स? कौन हो सकते हैं? अ पर्सन कैन आइदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट with 10 years of experience, plus that person has qualified the exam of insolvency professional conducted by the Insolvency Bankruptcy Board of India. अगर आप में से किसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो आप बन सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव 10 years of experience and you have qualified the exam conducted by the Insolvency Bankruptcy Board of India. ठीक है सर, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज कौन कौन है? मैंने बोला ना, प्रोफेशनल कौन कौन है? सीए, सीएस, सीएमए। तो एजेंसी क्या होगा? आईसीएआई, आईसीएसआई एंड आईसीएआई। थर्ड वाला जो आईसीएआई है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दे आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। ठीक है सर, तो सेक्शन 188 से 223 तक। नेक्स्ट है सेक्शन 224 से 255 तक। सेक्शन 224 से 255 तक यहां पे आपको मिसलेनियस प्रोविजंस है। थोड़ा सा प्रिंट ये नहीं दिख रहा होगा, तुम यहां पे लिख लेना, मिसलेनियस प्रोविजंस है यहां पे। यहां पे मिसलेनियस प्रोविजंस हैव बीन कवर्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? बताओ, यहां तक चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सबको?
बताओ क्या यहां तक चीजें सबको क्लियर है? ओके, आ जाओगे आगे। अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हाउ दिस कोड विल बी रेगुलेटेड, हाउ दिस कोड विल बी रेगुलेटेड। तो भाई रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, इस कोड के प्रोविजंस को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी हमने किसके ऊपर डाली थी? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर डाली थी सर, आईबीबीआई। इस कोड के प्रोविजंस को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी हमने डाली थी ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज आईबीबीआई। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन, फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन देखो तीन एस्पेक्ट, तीन कंपोनेंट है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तीनों चीजें तुमको क्लियर है? इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एजेंसीज क्या है ये तुमको मैंने बता दिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं ये मैंने तुमको बता दिया, एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होता है ये मैंने तुमको बता दिया। ठीक है सर? एंड फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ एनी मैटर अंडर दिस कोड, फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ एनी मैटर अंडर दिस कोड, कौन है बच्चों? कंपनी है, सीएलटी, एंड कौन? एनसीएलटी। और एनसीएलटी के डिसीजन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो जाओगे कहां पे? सीधे सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब कि इस कोड में हाई कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है। इन द सेम मैनर अगर एसएससी इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल बी डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल विद इन एपेलेट अथॉरिटी, within authority so called debt recovery appellate tribunal। ठीक है? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल डीआरटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कंपनी एनसीएलटी अंडर आईबीसी 2016, अंडर आईबीसी 2016। ठीक है? ओके, तो ये था कुछ प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट आपको आईबीसी से रिलेटेड। लेफ्ट ओवर जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तो आज का क्लास आपका यहीं तक, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर? टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।